नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी की एक बहुत ही प्यारी रचना अधूरा खत लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अधूरा खत। घर की सफाई करते हुए वे सोच रहे थे कि दिवाली भी बहुत तंग करती है। आज तीसरा दिन है और लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूरे घर की पुताई हो चुकी थी और एक एक सामान झाड़ पोंछ कर लगाया जा रहा था। कल छोटी दिवाली है और उसके बाद दिवाली। सालों की परंपरा कुछ ऐसी होती है कि उसे न निभाओ तो अधूरापन लगता है। यह आदत तो उन्हें बचपन से ही थी। छोटी दिवाली से पहले एक एक कॉपी, किताब, रैक, अलमारी सब झाड़ पोंछ कर साफ करना। जो फालतू सामान है उसे हर हाल में सुबह तक बाहर निकाल देना। देखते देखते घर का एक कोना बहुत से फालतू सामानों से भर चुका था। पुराने कपड़े जो किसी को दिए जा सकते थे, रद्दी अखबार जो बेचे जाने थे, टूटे फूटे बर्तन और शोपीस, न जाने क्या क्या। यह क्रम चल ही रहा था कि साफ सफाई में एक रंगीन कागज अलमारी से निकलकर गिर गया और बस साफ सफाई करते उनके हाथ थम गए। इससे पहले कि वो कागज रद्दी पेपरों में समा जाता, उन्होंने लपक कर उसे उठा लिया। एक पीले रंग के कागज पर कुछ फूल उभरे थे। किसी लेटर पैड का पन्ना लग रहा था। उसे देखते ही वे कहीं खो से गए, क्योंकि वह सिर्फ रंगीन कागज या फिर एक लेटर पैड भर नहीं था, उस पर कुछ लिखा भी था। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जानू, आज नींद नहीं आ रही है। जैसे जैसे मिलन के दिन करीब आ रहे हैं, न जाने क्यों मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उन्हें याद आया, खत भेजने से पहले वे इस कागज में गुलाब का फूल भी तो छुपा कर रखते थे। उन्हें याद आया, खत भेजने से पहले वे इस कागज में गुलाब का फूल भी तो छुपा कर रखते थे। वे धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ रहे थे। वो खत क्या था? किसी के जज्बातों का पुलिंदा ही था। अपने एकाकीपन की ज़िंदगी का दस्तावेज, जिसमें कॉलेज से लेकर नौकरी तक के संघर्ष को जैसे किसी ने रेशमी धागों में पिरो दिया हो। लेकिन यह खत अधूरा था, क्योंकि आगे पेंसिल से डैश डैश किया हुआ था, जैसे अभी इसमें कुछ लिखना बाकी रह गया हो। हाँ, सबसे नीचे 3 शब्द लिखे जा चुके थे, सिर्फ तुम्हारा भोलू। वह डैश डैश शायद खत को और रोमानी बनाने के लिए किसी शेर के लिए छूटे थे। खत पढ़ते पढ़ते वे कहीं खो से गए थे। कितना पुराना होगा यह खत? उस पर लिखी तारीख उसके कोई 35 साल पुराना होने की गवाही दे रही थी। किसी की ज़िंदगी में 35 साल का वक्त कोई छोटा तो नहीं होता। वे सोचने लगे उस वक्त क्या लिखना चाहते थे जो अधूरा रह गया और खत पोस्ट ना किया जा सका। उन्होंने खत को सीने से लगा लिया, जैसे कोई अधूरा ख्वाब जी उठा हो। खत की स्याही हल्की पड़ गई थी, मगर उसके अल्फाज की ताजगी बरकरार थी। खत पढ़ते पढ़ते जब उनकी आंखें नीचे पहुंची तो आंखें नम थी। सिर्फ तुम्हारा। उन्हें लगा, जिंदगी में सिर्फ इस एक लाइन की इबारत को लिखने के लिए ही तो यह खत अधूरा रह गया था, जो पोस्ट ना किया जा सका। अपनी ही बातें एक उम्र के बाद पढ़ने, सुनने और देखने में बड़ी अजीब लगती है। उन्हें शॉपिंग के लिए जाना था। नीचे ड्राइवर गाड़ी साफ कर रहा था। बेटी के घर भी तो त्योहारी भेजनी होगी, और वो जो उनके अंडर में 10 लोग काम करते हैं, उनके लिए मिठाई और गिफ्ट भी तो लाना है। फिर घर में काम कर रही मेड और सोसाइटी के चौकीदार के लिए भी कुछ लाना होगा। नियम के अनुसार मंदिर के पुजारी जी को नए वस्त्र देने हैं। आज उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वे अगर न भी जाएं
तो असिस्टेंट को लिस्ट देकर सब मंगा सकते हैं और खुशी खुशी सबको गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन इन सब से अलग उनका दिमाग उस चिट्ठी पर लगा था, उस चिट्ठी पर जो पोस्ट नहीं हुई थी। वे अधूरा खत पढ़ने लगे। सुनो, आज साइकिल से पूरे शहर का चक्कर लगा कर आया हूँ, तब जाकर इतना सुंदर लेटर पैड मिला है। और जानती हो, मेरे पास दिल की दौलत के सिवाय तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। एक बात और, न जाने क्यों मैं अपने आसपास एक बहुत बड़ी भीड़ होने के बावजूद बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ। हाँ, ज़्यादा तो नहीं, तुमसे एक वादा कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और ताउम्र तुम्हारा रहूँगा। इसके बाद सबसे नीचे लिखा था, वही सिर्फ तुम्हारा भोलू। उनकी आंखों में इसीलिए आंसू थे क्योंकि वह जो कुछ लाइन अधूरी रह गई थी वह उन्होंने अपनी पत्नी के साथ चलते चलते आज 35 साल की ज़िंदगी के वक्त के ऊपर लिख दी थी, जिसे पढ़कर समझना इतना आसान नहीं था। आज उनके इतने बड़े पद, नाम, शोहरत, दौलत और शानदार व्यक्तित्व के पीछे न जाने कितनी बड़ी भीड़ उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह जानती थी इस शख्स से जुड़कर ज़िंदगी में कुछ हासिल ही होगा, जाएगा कुछ नहीं। लेकिन इस सब से परे सवाल बहुत बड़े थे। सवाल किसी के साथ कुछ करने के लिए मौके का नहीं था और ना ही आदर्शवादी होने का था। यहाँ सवाल भरोसे का था। भरोसे पर ज़िंदगी चलती है। उन्हें याद आया, कॉलेज के दिनों में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला करते थे। उनके नंबर तो कुछ नहीं होते थे, मगर उसका अच्छा होना ज़रूरी होता था। कहीं भी एडमिशन लेना हो या नौकरी ज्वाइन करनी हो, सारे पेपर्स के साथ उसका लगा होना ज़रूरी होता। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट न हो तो प्रवेश नहीं मिलता। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एक खासियत और भी है, यह ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। यदि यह खराब हो गया तो लाख कोशिश के बाद भी इंसान के चरित्र पर लगा धब्बा उतरता नहीं। अचानक उस खत को हाथ में लेते ही उन्हें कुछ और याद आया। आज यह जो शानदार घर है, नाम, शोहरत, इज्जत है, बच्चे हैं, जब यह खत लिखा गया था तो यह सब कुछ नहीं था। उन्हें याद आया, तब तो बस एक लकड़ी की टेबल और कुर्सी हुआ करती थी उनके पास। हाँ, एक फोल्डिंग बेड भी था। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस उनकी शादी हो गई थी। वैसे किसी इंसान की शादी मजाक के टर्म में बर्बादी ही समझी जाती है, जो अपनी सोच पर निर्भर करती है। उन्हें भी शुरू में कुछ ऐसा ही लगा था, क्योंकि शादी होते ही घर के नियम कानून बदल गए थे। यह क्या, आरती ने तो घर में आते ही सर पकड़ लिया था। भोले राम के घर में दौलत के नाम पर सिर्फ एक टैप रिकॉर्डर और कैसेट थे। न चूल्हा, न चक्की, न कोई ठिकाना। ऊपर से सिर पर कर्ज भी चढ़ा हुआ था। भला क्या देखकर घर वालों ने उसके लिए लड़का ढूंढा था, मगर नहीं, इसे ही जिंदगी कहते हैं। भोलू राम के भीतर तमाम कमियां थी, मगर जनाब जिसे ब्याह कर लाए थे उस पर फिदा थे, और फिदा होते भी क्यों नहीं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं। वो उम्र भी कुछ ऐसी होती है कि बस पूछिए मत। सो वे अपनी इस फटे हाली पर अपना सा मुँह बनाकर आरती के आगे खड़े थे। आरती ने पूछा, बाबू मोशाय, यह बताओ, यह घर कैसे चलेगा? वे बोले, ये वेतन है, हर महीने मिलता है, बस बाकी मुझे पता नहीं। आरती ने सोचा, इस इंसान से झिकझिक करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब शादी हुई है तो निभाना तो पड़ेगा। तभी आरती को परेशान देख भोलू राम बोले, सुनो, टेंशन की कोई बात नहीं है। बनिए के यहाँ खाता खुला है,
सब सामान आ जाएगा। जब पूरी दुनिया उधारी पर चलती है तो हम कौन से अलग हैं। सब हो जाएगा। तुम लिस्ट बताओ, मैं अभी ले कर आया। आरती ने नाराज़गी जताते हुए कहा, हमारे घर में उधार नहीं आएगा। जितने पैसे हमारे पास होंगे हम उसी में गुजारा कर लेंगे। और एक बार उधार का चक्र टूटते ही घर में खुशहाली आने लगी थी। अब बनिए से महंगे और मनमाने रेट पर सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। बाजार में जहाँ सस्ता मिलता, सही मिलता, वहीं से खरीदारी होती। बचत की बचत और घूमने का घूमना हो जाता। कभी कभी शौक कम करने पड़ते तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही एक दिन जब बाहर जाने की बात आई तो आरती बोली, ये हर महीने भाग भाग कर हम लोग ही क्यों जाते हैं। जिसे मिलना है उसे बुलाने के बारे में सोचो। और हाँ, त्योहार के त्योहार चलेंगे, एक बार में सबसे मिल आएंगे। खैर, यह जो छोटी छोटी समझदारी भरी बचत होती है वह घर गृहस्थी की तस्वीर बदल देती है, जो अब इस घर में दिखाई देने लगी थी। देखते देखते परिवार बढ़ा, समय बीता और उनकी भी तरक्की होने लगी। आरती की पढ़ाई लिखाई ने बच्चों को कभी ट्यूशन नहीं जाने दिया। देखते देखते बच्चों के टॉप करने से घर परिवार का मान सम्मान सब कुछ तो बढ़ गया था। आज नीचे जो बड़ी सी गाड़ी खड़ी है और यह जो शानदार ड्राइंग रूम में भोलू राम पैर पसारे बैठे बैठे चैन की बंसी बजा रहे हैं, वह सब किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं था। हाँ, उन्हें ताउम्र इस बात का ख्याल रहा कि यह जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जरा सा भी फिसलने न पाए। यह फिसला कि बच्चों का कैरियर और समाज में मान सम्मान सब हाथ से गया, जो फिर कभी लौट कर नहीं आने वाला। वे हाथ में वो रंगीन खत लिए न जाने कब तक ऐसे ही सोचते रहे कि आरती की आवाज़ सुनाई दी, क्यों जी, तुमने कागज पत्तर समेट दिए कि नहीं। हे भगवान, ये आदमी भी ना पता नहीं क्या करने लगता है। एक काम नहीं होता इससे। इतने देर में तो मैं घर को 3 बार समेट देती। मैंने सोचा कहीं कुछ काम के कागज न हो, सो इन्हें देखने को बोल दिया। जैसे ही आरती की आवाज़ सुनाई दी वे सतर्क हो गए। अरे आ रहा हूँ, क्यों गुस्सा करती हो। अरे इतनी देर हो गई और कोई काम नहीं है क्या घर में। त्योहार का दिन है, मार्केट जाना है और तुमसे जरा सा काम नहीं सिमट रहा। तुम वहीं रहो, मैं चाय ला रही हूँ। इधर आरती की आवाज़ बंद हुई कि उनका दिमाग घूमा। यह क्या करने जा रहे हैं वो। जब इतने सालों तक अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बचा कर रखा था तो यह ऑफिस स्टाफ के साथ वो गोवा के टूर पर क्यों जा रहे हैं, वह भी सेक्रेटरियल स्टाफ के साथ, जिनमें 3 लड़कियां हैं। भला इन नए बच्चों के साथ उनका क्या तालमेल। इन नए लड़के लड़कियों का क्या, सबके सब पता नहीं क्या क्या करेंगे। उनके दिल के भीतर कौन से छुपे अरमान हिलोरे मार रहे हैं जो वो इसके लिए हामी भर बैठे हैं। इससे पहले वे ज़्यादा कुछ सोचते कि आरती चाय लेकर आ गई और उसने भोलू के हाथ में रंगीन कागज़ देख लिया। क्यों जी, यह क्या है। अब तुम्हारी उम्र है यह सब करने की। मुझे दिखाओ क्या लिखा है इसमें, और ये किसे देने जा रहे हो। उन्होंने लेटर छुपाना चाहा। अरे कुछ नहीं, अभी अभी सफाई में निकला है, बस फेंकने जा रहा था। अच्छा जी, मुझसे बहाने मत बनाओ। आधे घंटे से सारा काम छोड़ के यहाँ यह पेपर लिए बैठे हो और कह रहे हो रद्दी है। इतना कहते हुए आरती ने भोलू राम से वह लेटर छीन लिया। उसने देखा उस पर बहुत पुराने फाउंटेन पेन से तारीख लिखी थी, 1 जनवरी 1990। नीचे लिखे हर्फ देखकर वह इमोशनल हो गई। क्यों जी, ये कौन सी चिट्ठी है और इसे कहाँ छुपा कर रखा था तुमने। भोलू भी भावुक हो उठे थे। बोले,
तुम मेरा खत मुझे दे दो। अच्छा, यह खत तुम्हारा है? कोई बात नहीं, यह बताओ किसके लिए लिखा है? तुमने ऐसा खत? आरती बोली। भोलू से बोलते कुछ न बना, लड़खड़ाती आवाज़ में बोले, वो तुम्हारे लिए लिखा था, लेकिन पूरा नहीं हुआ तो पोस्ट नहीं कर पाया था। वही सफाई में दिख गया। जो मेरे लिए लिखा था तो खत मेरा हुआ कि तुम्हारा? सोच कर बताओ। यह मेरे लिए था खत तो मेरा हुआ। आरती हंसते हुए बोली, प्लीज़ यार खत दे दो, अभी बच्चे देखेंगे तो कितना चिढ़ाएंगे, तुम समझती क्यों नहीं? भोलू जैसे गिड़गिड़ाते हुए बोले, चलो ठीक है, तुम्हें दे दूंगी, पर एक शर्त पर। इसे तुरंत फोल्ड करो और कहो कि आज के बाद इसे बाहर नहीं निकालोगे। अगर सुबह से शाम तक मैं ऐसे ही तुम्हारी तरह बैठी रहूं तो हो चुका काम, चल चुका यह घर, आरती ने कहा। भोलू ने खत लेते हुए हाँ में सिर हिलाया और जल्दी जल्दी खत फोल्ड करने लगा। फिर अचानक बोला, सुनो, तुम भी तैयारी कर लो। आरती बोली, अरे किसकी तैयारी कर लूँ? दिवाली की तैयारी तो कर ही रही हूँ, और क्या करना है? अरे बताया तो था तुम्हें कि गोवा जा रहा हूँ, भोलू ने कहा। हाँ, लेकिन वह तो तुम्हारे ऑफिस का टूर है, उसमें मेरे चलने की तो कोई बात नहीं हुई थी, आरती ने कहा। अब जो कह रहा हूँ वो सुनो, मैं अकेले गोवा नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, भोलू ने कहा। और आरती, जिसने खत के अंतिम 3 शब्द पढ़े थे, सिर्फ तुम्हारा भोलू, वह सोच रही थी, यह खत अधूरा कहाँ है? भोलू ने तो इस अधूरे खत को अपनी ज़िंदगी के चरित्र की स्याही से लिखकर पूरा किया है। इस खत में तो वफ़ा की रोशनी भरी हुई है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी नई रचना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।